नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियो क्लासेस में। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम की ये 52 नंबर की क्लास है। और आज की क्लास में हम पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम एवं आधुनिक विश्व में पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण की भूमिका की चर्चा आपसे करने वाले हैं। राइट, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 3-3 अंक के 3 प्रश्न हैं, एक 5 अंक का प्रश्न और एक 11 अंक का प्रश्न। टोटल 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 25 से 30 मिनट की हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें आपको सारे प्रश्नों का फॉर्मेट भी आपको बताएंगे और मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इस एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस कंबाइन जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है, इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो मात्र 1395 रुपए में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है। मेंस में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। प्रतिदिन 30 मिनट की उत्तर लेखन के लिए प्रतिदिन 30 मिनट के लिए उत्तर लेखन के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे, जिनमें 3-3 अंक के होंगे 3 प्रश्न, जो कि 10-10 शब्द में आपको लिखना है। 5 अंक का होगा एक प्रश्न और 11 अंक का होगा एक प्रश्न। टोटल आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और इन पांचों प्रश्नों को लिखना है। आधा घंटे में करीब आप लिख लेंगे। शाम को इन सभी प्रश्नों के मॉडल उत्तर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बात करें कि 8 बजे एक उत्तर लेखन की जो क्लास होगी, जो ये क्लास आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही पर डे 30 से 40 मिनट की पर डे क्लास रहेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा उत्तर को कैसे लिखना था या क्या चीजें आपको समाहित करना है, क्या उसमें समाहित नहीं करना है। प्री में आपको क्या मिलेगा, तो प्री में बात करें तो 59 टॉपिक अनुसार टेस्ट मिलेंगे आपको। हर टॉपिक में 50 जो है प्रश्न रखे गए हैं। और आयोग ने जो 10 यूनिट में हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस डिवाइड किया है प्रीलिम्स का, उस हर यूनिट के 2 टेस्ट मिलेंगे 100-100 नंबर के, मतलब हर यूनिट के आपके पास 200 प्रश्न हो जाएंगे। 21 मिलेंगे आपको एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट, और ये जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ये मॉक टेस्ट हैं। जैसे आपका आयोग का पेपर होता है वैसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार रहेगा। 100 टोटल आपके प्रश्न टेस्ट हो जाएंगे और 7000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे। री अटेम्प्ट टेस्ट है, कितनी भी बार आप टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुई हमारी अभी तक की कुछ चर्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण की प्राकृतिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ये कितने अंक का प्रश्न है? प्रश्न कितने अंक का है आपका? 3 अंक का प्रश्न है। 3 अंक का प्रश्न है। शब्द सीमा आपको पता ही है कि शब्द सीमा जो है आपकी कितनी होना चाहिए। तो शब्द सीमा न्यूनतम 10 है, लेकिन आप 10 से 20 शब्दों तक का यूज कर सकते हैं। कितनी लाइनों में लिखना है? 3 लाइनों में आपको जवाब देना है। 3 लाइनों में आपको क्या करना है? इसका जवाब देना है। 2 से 2 लाइन, 1.5 लाइन, 1 लाइन, 1 से 2 लाइन, 1.5 से 2 लाइन और अधिकतम 3 लाइनें तक आपको मिलती हैं, जिनका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है बहुत ही संक्षेप में। राइट, तो इसका हमने मॉडल आंसर इस टाइप से तैयार किया हुआ है और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमने कैसे आपको मॉडल आंसर लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि 2 से 3 लाइनों से ज्यादा, 3 से ज्यादा लाइनें आपको नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेस की कमी पड़ जाएगी। राइट, तो सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है, पर्यावरण प्राकृतिक ही है, तो प्रकृति प्रदत्त है। इसको किसने प्रदान किया है? ये किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये प्रकृति की देन है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त है तथा इसमें भौतिक वस्तुएं कौन कौन सी? नदी, पहाड़, नक्षत्र, पृथ्वी, समुद्र आदि आते हैं। तो एक तो होगी आपकी ये विशेषता, ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें नदी, पहाड़, नक्षत्र, पृथ्वी और समुद्र जैसे समुद्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरी जो विशेषता देखेंगे हम, तो दूसरी विशेषता ये रही आपकी, मानव, पशु और वनस्पति सभी को प्रभावित करता है, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण मानव, पशु और वनस्पति या मानव समेत समस्त जीवों को प्रभावित
करता है। बस आपको इतना लिख देना है, इसमें आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के लिए, राइट। कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानव समेत संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करता है। ठीक है, केवल मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है, जितने भी जीव हैं सभी को प्रभावित करता है पर्यावरण। ठीक है, ठंडी का समय लाता है, गर्मियों का समय लाता है, बरसात का समय लाता है, तो सभी को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि बरसात हो रही है तो केवल मनुष्य को ही छाता लगाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ने इजाद कर लिया है, आविष्कार कर लिया है कि वो छाता लगा सकता है। अन्य जीवों के पास छाता नहीं है तो वो बरसात में भीगते रहते हैं। ठंडी का समय आता है तो उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठंडियों का समय आता है तो ठंडी उन्हें भी लगती है, हमें भी लगती है। गर्मियों का समय आता है तो गर्मी वो भी सहन करते हैं, हम भी सहन करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्मी के प्रति अनुकूल होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंड के प्रति अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो उनको भी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कौन सा है? तो दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पृथ्वी को माता क्यों कहा गया है? अनेक जनजातियां हैं, एसटी के लोग हैं जो पृथ्वी को माता मानते हैं, और सभी लोग हमारी सनातन संस्कृति में भी, भारतीय संस्कृति में भी धरती को या प्रकृति को माता कहा गया है। प्रकृति की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग भी प्रकृति पूजक थे। और छिंदवाड़ा की जो पातालकोट में जो जनजाति है, भारिया जनजाति तो यहाँ तक कि जमीन पे हल भी नहीं चलाती है, क्योंकि जमीन भी प्रकृति का एक अंग है, धरती भी प्रकृति का अंग है, जो मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में। तो धरती को वो लोग अपनी माता मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम धरती माता पर हल चलाकर धरती माता का पेट नहीं चीर सकते हैं। इससे अच्छा वो क्या करते हैं कि जमीन को ऐसे ऐसे हाथों से भुरभुरा करके और कुछ बीजों को छिटक देते हैं। जब बीज वही पौधे बन करके और उनसे अनाज निकल आता है, मक्का वगैरह भुट्टा निकल आते हैं, तो उनको निकाल करके खा लेते हैं। तो ये काम है उनका। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा की जाती है, पृथ्वी को माता कहा जाता है। और हमारी संस्कृति में तो देखिए, तुलसी की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, आंवले की भी पूजा होती है, पेड़ों की पूजा करते हैं हम लोग। तो हमारी संस्कृति कैसी है? प्रकृति पूजक है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। नदी की भी पूजा करते हैं हम लोग। नर्मदा नदी को माता कहा जाता है, धरती को भी माता कहा जाता है, गाय के गोबर को पूजा जाता है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति कैसी है? प्रकृति पूजक है। और इसके लिए आपको पृथ्वी को माता क्यों कहा गया है, तो संस्कृति में हमारी जो चीजें मिलती हैं उसके आधार पर हमने एक मॉडल आंसर आपका इस तरीके से तैयार किया है। और इसमें आपको क्या लिखना है? भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्यक संस्कृति है। अरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्यक, विपिन, कानन, अरण्यक, ये सब क्या है? इसका अर्थ होता है जंगल। तो भारतीय संस्कृति कैसी है? जंगल या अरण्य पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, अरण्य, कानन, विपिन, विटब, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। तो भारतीय संस्कृति मूलतः जंगल पर आधारित या पेड़ पौधों या वनस्पति पर आधारित संस्कृति रही है प्राचीन समय से। भारत के ऋषि मुनि जो है जंगलों में रह करके, पर्यावरण के समक्ष रह करके वो क्या करते थे? तपस्या करते थे, अपने आश्रम बनाते थे, और वहीं पर जीव जंतुओं से वो संपर्क में रहते थे। जन्म से ही मनुष्य का नाता प्रकृति से जुड़ जाता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही नाता जुड़ जाता है संस्कृति से, वनस्पति से, प्रकृति से। कैसे जुड़ जाता है? तो वो मिट्टी में खेलता है और लकड़ी के पालने में झूलता है। तो लकड़ी का पालना कहाँ से आता है? लकड़ी का पालना भी आपके प्रकृति से आता है। पानी पीता है, वो भी आपका प्राकृतिक है। तो सारी चीजें, वो जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो प्रकृति से जुड़ जाता है। सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, जो कि प्रकृति के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। अथर्ववेद के अनुसार माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या। अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है कि माता हमारी भूमि है। भूमि हमारी क्या है? माता है। और हम पृथ्वी के
पुत्र हैं। तो पृथ्वी भी किसका अंग है? प्रकृति का अंग है, अर्थात हम लोगों ने प्राचीन समय से ही प्रकृति को अपनी माता माना हुआ है। तो इस टाइप से आप इसको आंसर को लिखेंगे तो 2 से 3 लाइनों में आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? तीसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन 1972 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1972 में चमोली उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। कहां पे? चमोली उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय क्या था? यूपी था। बाद में यूपी का विभाजन हुआ था और विभाजन होके उत्तराखंड बना था। तो उस समय चमोली उत्तर प्रदेश में आता था। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तराखंड के, या फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में 1972 में यह आंदोलन हुआ था और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। इनके साथ एक महिला भी थी, उनका नाम क्या था? अमृता देवी। और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चिपको आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो वहां पे क्या हुआ था 1973 में, 1973 में पेड़ काटने के लिए, जंगल काटने के लिए सरकार ने ठेका दिया था। तो लोग पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जब वो नहीं माने तो उन्होंने सीधा बोल दिया, पेड़ों से लिपट गए, चिपक गए और बोला कि पेड़ कटेंगे उसके पहले हमको काटो, हमको ही काट दो आप, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे हम जीते जी। तो इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ अनेकों महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं की जो नेतृत्व करता रही वो थी अमृता देवी। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको 2 से 3 लाइनों में इसका जवाब लिख लेना है। बहुत शानदार सा जवाब लिखना है। क्या लिखना है? तो 1973 में उत्तराखंड तब क्या था? उत्तर प्रदेश था। वर्तमान के उत्तराखंड और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। तो शुरुआत आपको बता देना है। फिर इसके नेतृत्वकर्ता बता देना है। नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, मुख्यतः इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अमृता देवी महिलाओं की नेतृत्वकर्ता थी। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और वे पेड़ों से लिपटकर खड़ी हो गई थी। बस आपको इतना लिख देना है और ये आपका 3 मार्कर का आंसर पर्याप्त हो जाए। राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न होगा आपका 3 मार्कर। 3 मार्कर 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्व प्रदान किया गया है? भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को किस तरह से महत्व प्रदान किया गया है? भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को महत्व हम लोग प्राचीन समय से ही दे रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की पूजा हम प्राचीन समय से कर रहे हैं। चंद्रमा को, ये करवा चौथ आपने व्रत देखा होगा कि चंद्रमा की पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो सूर्य को अर्घ देने के चक्कर में क्या होता है, सुबह सुबह व्यक्ति सूर्य की ताजी धूप जो होती है, ताजा प्रकाश जो होता है वो शरीर पर पड़ता है, तो शरीर को विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। और वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। आंखों को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी देखने से सुबह सुबह क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, स्वच्छ हवा मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम घर में तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी पौधे सोखते हैं, लेकिन तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली और जहरीली गैसों को भी सोख सकती है। और इसके औषधीय महत्व भी हैं। औषधीय महत्व इसके ये हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि में इसका यूज होता है। इसको खाने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये 24 घंटे में से 20 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। तो हर घर में औषधीय रूप में छोटा सा पौधा होता है, तुलसी लगाया जाता है। पीपल है, 24 में से 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तो पीपल की पूजा की जाती है। नीम औषधीय महत्व वाला पौधा है, तो उसकी पूजा की जाती है। आंवला भी औषधीय गुणों में आता है, त्रिफला, हर बहेड़ा आंवला, इसकी भी पूजा की जाती है। तो सनातन संस्कृति में हमेशा से, प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों की, प्रकृति की पूजा की जाती रही है।
तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 5 अंक का प्रश्न है, शब्द सीमा आपके पास रहती है 50 शब्द रहती है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि 50 से 60 और 70 शब्दों तक में आपको आंसर लिखना है। कोशिश ये करना है कि 5 से 6 लाइनों में आपका जो जवाब है वो कंप्लीट हो जाए, और प्रश्न के अकॉर्डिंग एक इंट्रो या फिर 2 में से 1, या फिर एक इंट्रो या फिर एक आपके जो निष्कर्ष है वो देना है। 2 में से 1 देना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इंट्रो देना है या निष्कर्ष देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां देखते हैं हमने इस टाइप से आपका तैयार किया है, इसमें इंट्रो नहीं लिखा है, तो अभी हम आपको बता देंगे कि क्या आपको इंट्रो या क्या लिखना था। ठीक है, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां कहकर संबोधित किया गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्व प्रदान किया गया है? तो आपको इसमें इंट्रो नहीं देना है, आपको इसमें निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष क्या देंगे ये हम आपको यहां पर बता देंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा? भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां कहकर संबोधित किया गया। वेरी गुड, पहला पॉइंट हो गया आपका, पहली लाइन आपकी कंप्लीट। फिर आपको सेकंड लाइन में लिखना है, ऋग्वेद में मनुष्य व उसके पर्यावरण को महत्व देते हुए पृथ्वी, जल, वायु की को देव स्वरूप, यहाँ को देव की देव स्वरूप स्तुति की गई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ऋषियों व मुनियों ने वृक्षों व वनों का महत्व बताते हुए इसके संरक्षण पर बल दिया है, और कुछ पौधों का औषधीय रूप में व धार्मिक दृष्टि से महत्व है, जैसे पीपल, तुलसी, पलाश, दूर्वा, बिल्व आदि। साथ में जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म मानते हुए जीवन संरक्षण की बात कही गई है। ये आपकी 4 से 5 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं, बेस्ट आंसर है आपका। निष्कर्ष आपको 1 लाइन का, आधी लाइन का या 1.5 लाइन का निष्कर्ष इसमें दे देना है। निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष आप इसमें ये लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्व प्रदान किया गया है। तो आपको निष्कर्ष के रूप में लिख देना है, प्रकृति का मानव से गहरा संबंध है। या यहां पे लिखेंगे आप, उक्त कारणों से स्पष्ट है कि प्रकृति का मानव से गहरा संबंध है। यहां पे क्या लिखेंगे? उक्त कारणों से स्पष्ट है, उक्त कारणों से स्पष्ट है कि प्रकृति का मानव से गहरा संबंध है। बस उक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि प्रकृति का मानव से गहरा संबंध है, और हाईलाइट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा निष्कर्ष। ये आपका प्रश्न जो है बेस्ट आंसर हो जाएगा। 5 लाइनों में आपने कारण बता दिए, और छठवीं 1 से 1.5 लाइन में आपने बता दिया कि उक्त कारणों से प्रकृति और मानव के बीच घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित होता है या दृष्टिगोचर होता है। वो आपके शब्दों का चयन है कि आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो 11 नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं कि 11 नंबर का जो प्रश्न है वो कौन सा है। तो 11 नंबर के प्रश्न में भी हमने सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, यह सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, और यह बताइए कि सांस्कृतिक पर्यावरण किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको पता है कि 11 अंक का प्रश्न है। कितने अंक का प्रश्न है? 11 अंक का प्रश्न है। शब्द सीमा आपको पता है कि 200 है, लेकिन मैं आपको 200 से 250 और 260-70 शब्दों तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। ध्यान रखना है 2 बातों का। 2 बातें वो ये हैं कि प्रश्न की बॉडी तो आपकी बीच में रहेगी, लेकिन इसके पहले आपको एक प्रस्तावना देनी है, 2 लाइनों की देना है, 2 से ढाई लाइनों की देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्रस्तावना आपको बहुत ही नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है, प्रस्तावना देना ही देना है। इसके बाद यहां लास्ट में आपको
निष्कर्ष देना ही देना है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको चलेगा नहीं। 11 अंक वाले प्रश्न में प्रस्तावना और निष्कर्ष दोनों आवश्यक हैं। 5 अंक वाले में निष्कर्ष या प्रस्तावना में से आप दो में से एक प्रश्न के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। बॉडी में आपके 200 से 225 शब्द हो जाएंगे और प्रस्तावना और निष्कर्ष मिला के 250 और 260-70 शब्द तक आप यूज करेंगे आराम से। चित्र यदि बनाना आवश्यक है तो चित्र प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में बॉडी के अंग में ही होना चाहिए। इसके ना तो निष्कर्ष के बाद आप चित्र बनाएं, ना बॉडी प्रस्तावना के पहले चित्र बनाएं। ध्यान रखिएगा, चित्र आपको बनाना है तो चित्र बीच में ही बनाइएगा, ना तो आप निष्कर्ष के बाद और ना आप प्रस्तावना के पहले चित्र नहीं बनाना है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए यहाँ पे जो एक दर्शाया गया है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे किस टाइप से हमने यहाँ पे चीजों को दर्शाया है। सबसे पहले यहाँ संस्कृति, संस्कृति क्या हुआ है, संस्कृति का जो हमने सबसे पहले प्रस्तावना दी है तो 2 से 2.5 लाइन की प्रस्तावना है। 2.5 लाइन की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संस्कृति क्या है। सबसे पहले तो संस्कृति को परिभाषित कर दिया कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति क्या है, संस्कृति आपके संस्कार क्या है। संस्कार का मतलब है जो आपने देखा, जो आपने सुना और जो आपके आसपास हुआ, उस वातावरण का जो आप पे प्रभाव पड़ा वो आपके जीवन में भी उतर जाता है। आपने जैसा देखा सुना है आप उसे ही मानते हैं और उसे ही अपने व्यवहार में लाते हैं। तो संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। आपके संस्कार क्या है, आपने जो सीखा है वो आपके संस्कार है। तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति से सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म होता है। जैसे संस्कार वाले लोग होंगे वैसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। कई लोग, हम लोग ऐसे हैं कि प्रकृति की पूजा करते हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं उनको हम पूजते हैं, उनको कभी नहीं काटते। पीपल को कुल्हाड़ी मारना मतलब इंसान की हत्या के बराबर पाप मानते हैं। तो पीपल को हम लोग कभी नहीं काटते। पीपल को पांव तक नहीं हमारा छूना चाहिए, पीपल का पत्ता नहीं हमारे पैर से छूना चाहिए। मतलब इतने भी पूजक लोग होते हैं। तो क्या है, ये प्रकृति के साथ हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम पीपल के पेड़ को काटना तो दूर, उसको टच करना या उस पर चढ़ने की भी नहीं सोच सकते। पैर भी नहीं हमारा छूना चाहिए, पैर छू जाए तो तुरंत पांव छूते हैं। मतलब हम उनको देव तुल्य मानते हैं, देवता का निवास मानते हैं पीपल में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो पेड़ों को तुच्छ मानते हैं। अरे पेड़ तो कटने के लिए ही बने हैं और पेड़ों को काटना उन्हें मजा आता है, तो पेड़ों को ऐसे ही आवश्यकता भी नहीं है तो भी काट देते हैं। तो वो संस्कार, यही संस्कृति होती है, राइट। अब देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है। जैसे जैसी संस्कृति है वैसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है। संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। अब समाज पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनको हमने एक क्रम से दर्शाया है। जैसे सबसे पहले है सामाजिक संगठन पर प्रभाव। सामाजिक संगठन पर प्रभाव, संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए किसी समाज में परिवार तथा विवाह का क्या रूप होगा, यह वहां के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों पर निर्भर करता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण पर का मानव के सामाजिक संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मालवा में जो शादियां होती हैं वो अलग रीति रिवाज हैं, बघेलखंड के रीति रिवाज अलग हैं, निमाड़ के रीति रिवाज अलग हैं, बुंदेलखंड के रीति रिवाज अलग हैं, तमिलनाडु के रीति रिवाज अलग हैं, राजस्थान के रीति रिवाज अलग हैं। ये क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी संस्कृति से जैसा सीखा है वैसे ही वहां की संस्कृति में चलता है। यहाँ पे मैं आपको एक 2 मिनट की 2 मिनट का एक व्याख्यान बताऊं, 2 मिनट की एक चुटकुला टाइप का। तो निमाड़ तरफ में एक संस्कृति है कि जब लड़का लड़की के जब फेरे होते हैं, शादी होती जब फेरे होते हैं, तो फेरे तभी हो सकते हैं जब लड़के की माँ लड़की की माँ या लड़की की दादी एक बिल्ली को कैद रख लेते हैं। ये कहीं की एक संस्कृति है, एक छोटी सी संस्कृति का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि वहां पे दिन में या 1-2 दिन पूर्व से बिल्ली को पकड़ने का काम शुरू होता है और बिल्ली को पकड़ के और टोकरी में
या पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। एक जो वो रहती है, टोकनी रहती है खुली हुई, उससे ढक दिया जाता है ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, और खाना भी रख दिया जाता है कि वो जीवित रहे, और उसको कैद कर लिया जाता है। और लड़की के जब फेरे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस बिल्ली को फेरे होने के पहले छोड़ दिया जाता है। अब ये संस्कृति बन गई है। अब नहीं पता कि ये संस्कृति का औचित्य क्या है, क्या इसका महत्व है। ये वहां की संस्कृति है। संस्कृति का महत्व यह है कि संस्कृति मतलब सीखा हुआ व्यवहार, सीखा हुआ। ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि काम चल रहा था, शादी का काम था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, काम चल रहा था काफी। एक बिल्ली बार बार आ रही थी, परेशान कर रही थी। तो वो पालतू बिल्ली थी और वो बार बार परेशान कर रही थी, तो एक महिला ने क्या कर दिया, उसको ढक दिया टोकनी से। और फिर वो याद भूल गई, उसको छोड़ना भूल गई, और शाम हो गई, उसके बाद बारात आ गई तो वो भूल ही गई। बारात आ गई और वो काम में व्यस्त हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि फेरे होने लगे, और माता आई तो फेरे करवाने लगी। राइट, फेरे करवाने लगी, और फेरे फेरे शुरू होने के पहले जस्ट उसे याद आता है कि अरे हमने बिल्ली को तो छोड़ा ही नहीं। और वो पंडित जी से बोलती है, पंडित जी 2 मिनट रुक जाइए, हमने बिल्ली को तो छोड़ा ही नहीं है। और वो जाती है, बिल्ली को छोड़ देती है। तो उसकी जो नई नवेली बहुएं थी, उसके जो अन्य छोटे छोटे बच्चे थे, उनने देखा कि फेरे शुरू होने के पहले बिल्ली को छोड़ना पड़ता है, तो मतलब पहले कैद करना पड़ता है। तो फिर वो माता तो चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनसे ना तो बच्चों ने पूछा कि इसका औचित्य क्या था, क्या इसको पकड़ना, क्या छोड़ना। उनने बस यही सीख लिया कि फेरे शुरू होने के पहले बिल्ली को छोड़ना पड़ता है। तो हुआ क्या, उनके बच्चों की जब शादी हुई तो उनने पहले से बिल्ली को पकड़ा। उनको याद आ गया कि अपनी माता जी ने बिल्ली को छोड़ा था फेरे होने के पहले। तो उनकी बच्ची की जब शादी हुई तो उनने भी पहले से बिल्ली को कैद कर लिया। और जब उनके यहाँ पे फेरे शुरू हुए तो वो पंडित जी से बोल के गई, पंडित जी रुकिए, हमारे यहाँ बिल्ली को छोड़ने की रस्म होती है, और जाके बिल्ली को कैद मुक्त किया। तो संस्कृति ऐसी होती है, सीखी हुई संस्कृति होती है। तो कुछ संस्कृतियों का औचित्य होता है, कुछ बिना हाथ पांव की भी होती हैं। वो हमारा विवेक है कि हमको किन चीजों को स्वीकार करना है, किन्हें नहीं करना है। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अब संस्कृतियों की बात करें तो संस्कृतियों के बारे में मुझे काफी मैंने सुनी हुई बातें हैं जो सुनते हैं। तो एक जगह तो पंडित जी को एक पेड़ पर चढ़ाया जाता है, जो मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण देवता होते हैं, उन ब्राह्मण देवता को पेड़ पर चढ़ाया जाता है, नशेनी चढ़ाव लगा करके पेड़ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी संस्कृति है भैया, पेड़ पर बैठ के मंत्र बोलेंगी, कुछ रस्म होती होगी छोटी मोटी। तो पेड़ पर चढ़ाते हैं, जहां पेड़ नहीं होगा, हमने कहा गार्डन वगैरह में, वहां क्या करेंगे, बोले पेड़ की शाखा लाएंगे, लेकिन वो संस्कृति ये निभाना पड़ता है। तो ऐसी संस्कृतियां हैं। आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं तो वहां व्यक्तियों का आर्थिक जीवन अधिक उन्नत होगा। यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं, जैसे कहीं की संस्कृति ये है कि आपको क्या करना है, आपको इतने पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, या किसी भी चीज की यदि आपकी ऐसी संस्कृति कि आपको 10 पेड़ चंदन के लगाने पड़ेंगे, और जीवन में 10 चंदन के पेड़ों को जब वो वृद्ध हो जाएं तो उनको बेचना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपको मुनाफा होगा, लाभ होगा। ठीक है। तो कुछ यदि आर्थिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यदि सांस्कृतिक मूल्य हमारे आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं तो वह व्यक्तियों को आर्थिक जीवन में उन्नत होगा। प्रौद्योगिकी विकास। भौतिकवादी संस्कृति भौतिक उपलब्धियों तथा भोग विलास पर आधारित होती है और उन्हीं को बल देती है। वैज्ञानिक आविष्कारों को तीव्र गति प्रदान करती है। संस्कृति कैसे, यदि हमारी संस्कृति कैसी है कि भोग विलास पर आधारित है, तो हम नई नई चीजों को, अपने उपयोग की चीजों को, आवश्यक चीजों को आविष्कार करने का प्रयास करेंगे। और यही संस्कृति है जो आपकी प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर रही है। राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। तो राज्य द्वारा सभी नागरिकों की रक्षा या विशेष वर्ग की रक्षा करना, अथवा राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों व अधिनियमों पर भी सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। राज्य भी कोई कानून बनाता है या सरकार कोई कानून बनाती है तो किसी क्षेत्र के उनके सांस्कृतिक पर्यावरण को दृष्टिगत रखकर ही कानून बनाती है। यदि किसी क्षेत्र में उनका पर्सनल कोई सामाजिक प्रभाव होता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, ठीक है,
तो मुस्लिमों की संस्कृति सुरक्षित रहे, इस कारण से सरकार उनके शरीयत के हिसाब से कानून उनके क्षेत्र में बनाती है, राइट। तो अभी तक हमारे यहाँ सिविल संहिता लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसी का जो अगला फॉर्मेट है, अगला जो पेज बचा हुआ है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो ये है धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव क्या है। तो धार्मिक व्यवस्था पर जो प्रभाव है, धार्मिक संस्थाओं व संगठनों का रूप संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आने पर ही धर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। यदि हमारी संस्कृति बदल जाएगी तो हमारा धर्म भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा। भारतीय संस्कृति के कारण ही धर्म जीवन पद्धति का अंग बना हुआ है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि धर्म हमारे जीवन का अंग बना हुआ है। जन्म लेना है तो नामकरण संस्कार होगा, नामकरण संस्कार, तमाम संस्कार जो होते हैं, मुंडन संस्कार, ये सब, और लास्ट में होता है अंतिम जो संस्कार होता है वो होता है अंतिम संस्कार। तो ये संस्कार हमारे जीवन का आधार है और हमारा जीवन इन्हीं संस्कारों अर्थात धर्म के साथ साथ में चलता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव यह है कि भारतीय समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी देशों में समाजीकरण की प्रक्रिया वहां की संस्कृति के अनुरूप है। अतः व्यक्ति में विकसित होने वाले सामाजिक गुण उसके सांस्कृतिक पर्यावरण की उपज होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक महिला की एक बार शादी हो गई तो वो शादी जीवन भर चलती है, ये हमारी संस्कृति है। यदि वो एक पति को छोड़ के दूसरी बार दोबारा शादी करती है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारी संस्कृति के विपरीत है और इसकी बहुत ज्यादा आलोचना होगी। इस आलोचना के कारण समाज उसे बहिष्कृत भी कर सकती है। तो समाज में संस्कृति का ये प्रभाव कि हमारी संस्कृति है कि एक बार शादी हुई तो उसे जीवन पर्यंत निभाना है, ये हमारी संस्कृति है। जबकि पश्चिमी देशों में संस्कृति ऐसी नहीं है, उनकी संस्कृति ऐसी है कि आप एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हमारे जो समाज बनी है, समाज पर हमारी संस्कृति का प्रभाव ऐसा है, यदि हमने संस्कृति के खिलाफ जाने की कोशिश की तो समाज जिंदा नहीं रहने देगा, ध्यान रखना। व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव, व्यक्ति के व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्मित होगा यह वहां की संस्कृति पर निर्भर करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है जो वहां की संस्कृति के अनुरूप होती हैं। अहिंसा, त्याग, सम्मान, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों का अधिग्रहण व्यक्ति संस्कृति द्वारा ही करता है। यह गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि यदि आप किसी भी संस्कृति के संपर्क में रहते हैं, आप अपने छोटे से बच्चे को जैन लोगों के, ब्राह्मण लोगों के, जो कुलीन ब्राह्मण हैं और अच्छे ब्राह्मण हैं, उनके संपर्क में रख दीजिए तो आपका बच्चा कैसा रहेगा, धर्म के प्रति आस्थावान रहेगा, धर्म के प्रति वो गलत नहीं जा सकता। दूसरा, उसमें जो गुण होंगे, त्याग का गुण होगा, उसमें अहिंसा का गुण होगा, जीव और प्राणी मात्र के प्रति उसमें दया भावना होगी। जैन समुदाय जो है उनके संरक्षण में रहेगा तो वो अहिंसा के गुण उसमें विकसित हो जाएंगे, दया की भावना उसमें विकसित हो जाएगी, शाकाहार उसमें रहेगा, मांसाहारी हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप यही दुष्ट और दुर्जन प्रकृति के व्यक्तियों की संगत में अपने बच्चे को रख दोगे तो अंडे, मांस, मछली, ये सब वो भोजन का अवयव बोलेगा और तर्क के साथ कुतर्क भी देना सीख जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, वो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि जिस प्रकृति में रखोगे वो उसी चीज में अपने आप को ढाल लेगा। उसी के लिए उसके पास सैकड़ों तर्क होंगे, आपकी बातें काटने के लिए उसके पास सैकड़ों तर्क हो जाएंगे फिर। और वो जो जिस चीज में ढल चुका है, जो उसकी संस्कृति बन चुकी है, उसके प्रति वो कट्टर हो जाता है, राइट। लास्ट में आपको क्या देना है, 1 से 1.5 लाइन का मानवीय जीवन की दशाएं और सामाजिक जीवन के प्रतिमान सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। मानवीय जीवन के जो मूल्य हैं वो सांस्कृतिक पर्यावरण ही डिसाइड करता है। आपकी वैल्यू जो है संस्कृति, आपके संस्कार से ही डिसाइड होती है। आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपकी वैल्यू अच्छी है, संस्कार यदि आपके निम्न कोटि के हैं तो आपकी वैल्यू भी निम्न हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा निष्कर्ष। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, सारी चीजें एकदम आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। और यदि समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न कैसे थे, फॉर्मेट कैसा था, कमेंट भी करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।